श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र गुरुवार को दरभंगा पहुंचे। बिहार कौशल विकास मिशन श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में दरभंगा प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग के सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र की अध्यक्षता में दरभंगा के लहरियासराय स्थित आर्ट एंड गैलरी दरभंगा स्टेडियम में गुरुवार को वहीं आयोजित प्रमंडलीय स्तरीय बैठक में प्रमंडल दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार, दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन, मधुबनी के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, समस्तीपुर के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह सहित दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिला दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी तमाम जिलों के नेता दूसरे पदाधिकारीगण इस बैठक में भाग लिया। वहीं आयोजित प्रमंडलीय स्तरीय समीक्षा बैठक के माध्यम से बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित कुशल युवा कार्यक्रम में राज्य के युवाओं की भागीदारी बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण बिंदु पर बात की गई। श्रम संसाधन विभाग के सचिव से लेकर प्रमंडलीय आयुक्त सहित बिहार दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिले के जिलाधिकारी ने अपनी अपनी बातों को रखा। वहीं आयोजित इस पर मंडलीय मीटिंग में श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने बैठक में बोलते हुए कहा कि सभी को धन्यवाद देते हैं कि सर्वप्रथम मीटिंग यहां इसलिए किया गया कि मैं झंझारपुर अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी में 25 साल पहले रह चुका हूं और डीएम मधुबनी के रूप में भी रहा हूं और इसलिए इस क्षेत्र के प्रति हमारा लगाव है। दरभंगा प्रमंडलीय बैठक में भी प्रत्येक महीना आया करते थे। बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने मैथिली में भी उन्होंने थोड़े से शब्द बोलते हुए कहा कि बड़ नीक जगह छे। इसमें उन्होंने कहा कि दो मुख्य बातें हैं और जो लक्ष्य के अनुरूप युवाओं को मोबिलाइज करना है। 18 वर्ष से 35 वर्ष तक के जो युवा हैं उन्हें रोजगार देना है और भी कई महत्वपूर्ण बातें इस मीटिंग में रखी गई। इस प्रमंडल को बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के समीक्षा कार्यक्रम में ऊपर रखा। साथ ही यहाँ एडिशनल सीओ श्री राजीव रंजन जी का भी स्वागत करता हूं और मिशन डायरेक्टर श्री सुरेश सिंह जी का भी स्वागत करता हूं। साथ ही जिला पदाधिकारी समस्तीपुर श्री योगेंद्र जी, जिला पदाधिकारी श्री अरविंद जी और जिला पदाधिकारी दरभंगा श्री राजीव जी, प्रतिभा जी जो कि यहाँ की डीडीसी हैं और सुश्री चंद्रिमा जी जो सदर एसडीएम हैं और यहाँ कुशल युवा प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट सेंटर के सारे उद्यमीगण जो बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के कार्यक्रम में अपना कैरियर और एक बिहार को विकसित बनाने के लिए लगे हुए उन सबका भी स्वागत करता हूं। आज हम लोगों ने समीक्षा की तो हम लोगों ने पाया कि हमारे यहाँ बहुत सारा पोटेंशियल है। जैसा कि बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के लोग बता रहे थे कि लगभग 2.5 से 3 लाख लोग क्लास 10th और क्लास 12th दरभंगा प्रमंडल से पास आउट कर रहे हैं। उस हिसाब से हमारे यहाँ बहुत कुछ रीच करने की जरूरत है। टोटल सेंटर्स 200 हैं और अभी स्कोप है कि आप सेंटर्स भी बढ़ा सकते हैं, उनमें गुणवत्ता ला सकते हैं और साथ ही हम वो सेंटर अगर 2 लाख से 3 लाख लोगों को अगर अप्रोच करते हैं तो लगभग बहुत ज्यादा सेंटर्स में हमें प्रतिभा वो लोग स्किल के लिए मिल जाएंगे। एक चीज हो सकती है कि बहुत सारे लोग इस प्रमंडल के लोग पटना या दिल्ली में जाके डिफरेंट टाइप को एग्जाम्स और डिफरेंट टाइप के स्किलिंग प्रोग्राम में अपने आप को इनरोल कराते हो। तो जैसे हमारे जिला पदाधिकारी ने बताया डिजी लॉकर और उन्मुखीकरण कार्यक्रम और प्रचार प्रसार जैसा कि जिला पदाधिकारी मधुबनी ने बताया, तो हम इन सब लोगों को रीच आउट करेंगे। अभी तक आप लोग टारगेट सिगमेंटेशन कर रहे थे, मेरा ये जोर रहेगा कि आप मासिंग अप्रोच रखें, जितना मैक्सिमम पोटेंशियल है उसको हम रीच आउट करें, क्योंकि जनसांख्यिकीय लाभांश ये जो सारे स्किल, क्वालिटी, रोजगार ये 2 चीजों पे है। ये एक अर्थशास्त्र और प्रबंध शास्त्र की अवधारणा है कि अगर जनसंख्या लाभांश को अगर हमें भुनाना है, अगर हमें विकसित राज्य बनना है और विकसित देश बनना है तो हमें
उनको स्किल्ड करना होगा। अदरवाइज वह जो जनसंख्या है या जो टैलेंट है वो उसे माना नहीं जाता कि वो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन कर सकता है। तो आप सबके लिए भी पोटेंशियल है और मैं यही कहूंगा कि हमारे जो सबसे हैंड्स और आईज है वो हमारे उद्यमी है जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स और वो है, तो इनके जो भी इश्यूज है, जैसे कि अभी बहुत सारा पोटेंशियल है, 20 से 30 जो आपके प्रतिभागी पर सेंटर कोर्स वाइज है, उसमें बहुत सारे सेंटर्स अभी सेलेक्ट नहीं हुए हैं। तो मैं सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उन सेंटर्स को भी अपग्रेड करके हमें करें और आप वैसी फैसिलिटीज दीजिए कि लोग दिल्ली या पटना के सेंटर्स में क्यों जाएं। स्किल डेवलपमेंट मिशन श्री राजीव रंजन जी और यहाँ उपस्थित तीनों जिला के जिला पदाधिकारी मधुबनी अरविंद वर्मा जी, जिला पदाधिकारी समस्तीपुर योगेंद्र सिंह जी, जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन जी और यहाँ उपस्थित दरभंगा जिला के उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी जी और दरभंगा सदर अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी चंद्रिमात्री जी और हमारे एमडी सुरेश कुमार सिंह जी और श्रम संसाधन विभाग के सभी पदाधिकारीगण, तीनों जिला के सभी जिला नियोजन पदाधिकारीगण और मुख्यतः यहाँ के जो कुशल युवा प्रोग्राम के जो केंद्र है उसके संचालकगण। तो आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि इस बैठक में आप लोग आ गए हैं और जैसे कि सभी पूर्व वक्ता ने बताया कि यहाँ इसका उद्देश्य क्या है, जो आपको चलचित्र के माध्यम से भी आपको बताया गया कि इसका क्या प्रगति है, क्या करना है। और ये हम लोग दरभंगा प्रमंडल को इसलिए चुना, लोग कहा कि इसको क्यों चुना गया कि मैं यहाँ एक और बताता हूँ, मैं यहाँ जंजारपुर अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी 25 साल पहले रहा हूँ और डीएम मधुबनी के रूप में भी मैं रहा हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा इस क्षेत्र के प्रति हमारा एक लगाव है और यहाँ दरभंगा प्रमंडल में प्रमंडल आयुक्त के बैठक में हर महीने हम आते थे। इसलिए इस जगह बड़ नीक जगह छे तो इसलिए हम लोग प्रारंभ किए हैं। उसके बाद हर एक प्रमंडल में जाके हम लोग प्रारंभ करें इसका। तो ये इसमें दो मुख्य जो घटक है, हमारे जो लक्ष्य के अनुरूप जो युवाओं को मोबिलाइज करना है, जो 18 से 35 वर्ष के जो युवा है उन लोगों को रोजगारोन्मुख बनाना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सपना है कि 7 निश्चय के तहत जो हम लोगों को युवाओं को रोजगारोन्मुख बनाना है, उसी के तहत ये श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत ये बिहार कौशल विकास मिशन की स्थापना की गई है और इसी के तहत हम लोगों को युवाओं को मोबिलाइज करना है। तो इसलिए इसको कैसा मोबिलाइज करना है, तो अभी कमिश्नर साहब ने बताया कि 3 से 3.5 लाख जो मेट्रिकुलेशन इस प्रमंडल से पास होते हैं, तो उसमें कितना लोग एडमिशन होते हैं, कितना लोग ड्रॉप आउट होते हैं, इन लोगों को रोजगार उन्मुख हम लोग बहुत कुछ ही लोग बड़े बड़े जो संस्थानों में पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग यहीं जो कॉलेज है वहीं रहते हैं और उसके साथ साथ ड्रॉप आउट भी होता है, कुछ अपना घर का रोजगार का काम करते रहते उस गांव में, उस एरिया में। तो मोबिलाइज करना है, इसको कैसा मोबिलाइज करना है, जो डीएम दरभंगा ने बताया, डीएम मधुबनी ने बताया और समस्तीपुर ने बताया कि किस तरह का जो कोर्स करिकुलम को अट्रैक्ट बनाना है ताकि उन लोगों को उपयोग हो। जबरदस्ती टारगेट रहने से कोई आएगा नहीं। इसके लिए लोगों को इसको क्या हमारे लिए उपयोगी रहेगा उसके लिए बनाना है। हमारे पास E&Y अर्नस्ट एंड यंग एक कंसल्टेंट एजेंसी है यहाँ। उपस्थित हमारे आदरणीय प्रधान सचिव सर, कमिश्नर सर, उपस्थित डीएम दरभंगा सर, डीएम समस्तीपुर, बिहार कौशल विकास मिशन के सभी उपस्थित पूरी टीम, हमारे सभी जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, हमारे कई SDC से आए हुए सभी कर्मीगण,
सबसे पहले मैं सर को बहुत धन्यवाद देता हूँ स्तरीय बैठक यहाँ पे आयोजित करने के लिए। ये न केवल हम लोगों को सर एक जागरूक करता है, मोटिवेट करता है कि जो कहीं कहीं पे इसके इम्प्लीमेंटेशन में कुशल युवा प्रोग्राम की जो कमियां हो रही हैं और जो कहीं पे लैप्सेज हैं उसको हम लोग दोबारा उसको पुनर्विचार करें उस पर, और एक डिस्कशन का एक अवसर सर इस बैठक से मिला है कि हम लोग जाके उस पर चर्चा करें किस तरीके से कमियों को दूर कर सकते हैं। और मधुबनी जिला में सर हम लोग के जो कुशल युवा प्रोग्राम की जब समीक्षा हम लोग करते रहे हैं, जो कमियां हम लोगों को मिली और जो दूर करने का प्रयास किया, और उसके बावजूद भी जो कमियां रह गई कुछ बताना चाहेंगे। हम लोग यहाँ पे जो आवेदन आने की सर, जैसे डेटा भी अभी दिख रहा था, जो आवेदन प्राप्त होने की जो डीआरसीसी केंद्रों पे आते हैं सर, उसकी ही संख्या में काफी कमी रहती है। हम लोगों ने भी दरभंगा के तट पे पहले सोचा था कि मैंडेटरी करें सर, लेकिन वो बहुत ही लगा कि फ्रूटफुल नहीं होगा, भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी केंद्रों पे और वो केवल निबंधन करा के लोग और फाइनली फिर वो ट्रेनिंग के लिए नहीं जाएंगे। तो हम लोगों ने ये जागरूकता मॉडल भी करने का प्रयास किया और कई जगह कैंप वगैरह भी लगाए सर, लेकिन कुछ जो कमियां उसमें दिखती रही सर। एक तो जो भी डीएम समस्तीपुर ने बताया कि डीआरसीसी मधुबनी जिला चूंकि सर बहुत बड़ा जिला है, एक डेढ़ घंटे के दूर प्रखंड है, पंचायतें हैं, तो वहां पे आने में सर थोड़ी कठिनाई होती है। मेरा यही अनुरोध रहेगा, न केवल अनुमंडल स्तर पर, प्रखंड स्तर पे या एसडीसी लेवल पे ही सर जो हमारे सेंटर्स हैं उसमें भी अगर निबंधन की व्यवस्था सर रहे तो और ज्यादा सहूलियत सर इसमें लोगों को होगी। दूसरा सर बिल्कुल सही बात है कि हम लोगों ने भी जो फील्ड में भी जाके जब कैंप करते हैं, जितने भी कैंप हम लोग करते हैं सर, तो उसमें ये देखते हैं कि कई बार जनप्रतिनिधियों को भी कुशल युवा प्रोग्राम के फायदे के बारे में या उसके प्रावधानों के बारे में बहुत एग्जैक्ट जानकारी नहीं होती। और सर के निर्देश के आलोक में हम लोग जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे थे, तो वहां पे जाके हम लोग हाथ खड़ा करा के भी लोगों से पूछते थे कि कितने लोगों ने कुशल युवा प्रोग्राम का नाम सुना है सर। तो सर को बताना चाहेंगे उसमें पंचायत स्तरों पे ले जाके करवाए हैं, तो और ज्यादा सर इसमें जो आईसी है और ज्यादा करने की आवश्यकता उसमें लगती है। और स्पेशली जनप्रतिनिधियों का, अन्य लोगों का स्पेशल एक जागरूकता कैंपेन की भी आवश्यकता उसमें प्रतीत होती है। हमारे एसटीसी जो हैं इनको हम लोगों ने भी निर्देशित किया है, लेकिन अगर सर राज्य स्तर से एक यूनिफॉर्म तरीके से कुछ इस तरीके का प्रोग्राम बने सर, ताकि सभी जनप्रतिनिधि, सभी लोग इससे अवेयर रहें। और स्पेशली जो कुशल युवा प्रोग्राम के फायदे हैं सर, जो ट्रेनिंग बच्चे, हम लोगों ने अनुभव शेयरिंग भी कराते थे जनसंवाद कार्यक्रम में, जो बच्चों ने जो अपना अनुभव साझा किया कि मंडल स्तरीय कार्यक्रम सह मार्गदर्शन कार्यशाला में सबसे पहले मैं प्रधान सचिव सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार कौशल मिशन का स्वागत करना चाहूंगा। हमारे बीच दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मनीष सर हैं, मैं सर का भी स्वागत करूंगा। और समस्तीपुर मधुबनी से आए हुए जिला पदाधिकारी, दरभंगा के उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा, श्रम एवं नियोजन विभाग के सभी पदाधिकारीगण में उपस्थित कुशल युवा प्रोग्राम कार्यक्रम के जितने संस्थान हैं, उसके जितने संचालक के जो बुद्धिजीवी हैं, प्रेस एवं मीडिया से जुड़े हुए, मैं सबका स्वागत करना चाहूंगा। हम देखेंगे मानव जीवन में कौशल का बहुत महत्व है। डार्विन का सिद्धांत जो ये बताता है कि जो बेहतर होगा वही सर्वाइव करेगा, ये भी उतना ही प्रासंगिक है। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि जिन्होंने स्किल डेवलप किया है, अपने आप को उन्नत किया है, वो हमेशा आगे बढ़े हैं। आप मानव के विकास के क्रम को देखेंगे तो मानव ने आग जलाना सीखा, पत्थरों के औजार बनाने सीखे, चक्का बनाना सीखा, और वो अलग हो गए। संस्कृत, अल्प विकसित, अर्ध विकसित के बीच का जो बिखराव है या जो उसके बीच की दूरी है, ये इस बात पे निर्भर नहीं करेगा कि कोई भी राज्य या कोई देश प्राकृतिक संसाधनों से कितना समृद्ध है या उसके यहाँ कितने संसाधन हैं, कितने खान करेगा, वहां निवास करने वाले लोग कितने स्किल्ड हैं, कितने जागरूक हैं और कितने अवेयर हैं। बिहार कौशल विकास मिशन जो बिहार सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम के प्रथम चरण में इसे एक व्यवहारिक रूपरेखा दी गई, इसकी जरूरत महसूस की गई और एक प्लान के साथ, प्रोग्राम के साथ वर्ष 2016 में आर्थिक हल युवाओं को बल
जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र की स्थापना की गई और एक पूरे सिस्टमेटिक मैनर में इसकी शुरुआत की गई। उद्देश्य स्पष्ट था कि अगर हमें बिहार को आगे ले जाना है तो बिहार के युवाओं को शक्तिशाली बनाना होगा। ज्ञान और शिक्षा की एक सीमाएं होती हैं। हमें अपने भविष्य की पीढ़ी को उससे आगे ले जाकर के दक्ष बनाना होगा। दक्षता और शिक्षा के अंतर पे मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। वास्तव में दक्षता है वो आपके ज्ञान के प्रस्तुतिकरण के लिए उसको व्यवहारिक रूप में उपयोग के लिए प्रेरित करता है। और इस कड़ी में जब आप स्किल होते हैं, आपकी मांग बढ़ती है, बाजार में आपका मूल्य बढ़ता है। आदरणीय प्रधान सचिव श्रम संसाधन विभाग सह सामान्य प्रशासन विभाग, हमारे आदरणीय प्रमंडलीय आयुक्त महोदय, डीएम सर दरभंगा, डीएम सर मधुबनी, साथ ही डीडीसी दरभंगा और एसडीओ दरभंगा सदर, साथ ही श्रम विभाग के और नववर्ष की शुभकामनाएं देते धन्यवाद देते हमें अपनी बात रखने का मौका दिया गया। सर्वप्रथम मैं सर को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि जो विभाग को ये 41 लाख और इस वर्ष में जो 5 लाख का ये जो टारगेट है उसको मुझे लगता है कि हम लोग मिलकर के एकदम अचीव कर सकते हैं। जो मीडियन एज है राज्य की वो करीब 22 वर्ष की है, जो अपने आप में दर्शाता है कि हमारे पास में पूरे राज्य में और खासकर इस प्रमंडल में युवाओं की बिल्कुल कमी नहीं है। जहां पर आधी जनसंख्या वो 22 वर्ष से नीचे की उम्र की निवास कर रही हो, तो वहां पर प्रत्येक सेंटर पर युवाओं को पहुंचाना ये हम लोगों की जिम्मेवारी होनी चाहिए। कुछ केंद्रों की समीक्षा के दौरान में जो चीजें निकल करके आती हैं कि एक तो दूरी अधिक होने से या कुछ अन्य तकनीकी दिक्कतों की वजह से, जिसमें सर हम लोगों का ध्यान ये केंद्र के जो लोग हैं ये आकृष्ट कराते हैं, उसमें एक रहता है कि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाता है वो ग्रामीण बैंक में रहता है, खासकर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में, तो उसको शायद कुछ अलाउ करने के लिए परमिशन की आवश्यकता है, तो वो कर दिया जाए तो मुझे लगता है काफी अच्छी संख्या में और हम लोग बढ़ा पाएंगे। का टारगेट जो 22,500 है उसके विरुद्ध हम लोगों ने अब तक अच्छी प्रोग्रेस की है। और डीआरसीसी चूंकि पूरे जिले में एक है और जिले की जो भौगोलिक दूरी है वो इस तरीके से है कि कुछ ब्लॉक से हमारे कैंडिडेट्स को वहां पर आने में करीब 2 घंटे का समय। दरभंगा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में तालाब कहे या डबरा जिसे भर दिया गया था, जिस बात को लेकर कई चैनल पर खबर दिखाई गई थी और आखिरकार मीडिया में दिखाई गई खबर का काफी असर हुआ है। जिला प्रशासन दरभंगा ने इस संज्ञान में लेते हुए इसे पुराने जैसे स्थिति में लाने का आदेश दे दिया है और इस तरीके से गायब हुए तालाब को पुराने स्वरूप में लाने का काम प्रारंभ कर दिया गया है। गुरुवार को कब्जाधारी के सामान को जब्त कर जेसीबी मशीन से तालाब के पुराने स्वरूप लाने की शुरुआत हो चुकी है। बिहार के दरभंगा जिले में रातों रात गायब हुए तालाब पर जिला दंडाधिकारी के आदेश के बाद गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सदर अंचलाधिकारी इंद्रसन शाह और डीसीएलआर संजीत कुमार के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल के साथ विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 4 में गायब हुए पोखर पर पहुंचे और तालाब वाले जमीन पर से कब्जाधारी के सामान को जब्त कर बांस के बने 4 दीवारी और झोपड़ी को तोड़कर जमीन को जेसीबी मशीन से खोद तालाब के पुराने स्वरूप पुरानी शक्ल में लाने की कवायद शुरू कर दी गई, जिसको लेकर दरभंगा के स्थानीय लोगों में काफी खुशी है। वहीं डीसीएलआर संजीत कुमार ने कहा कि मीडिया के माध्यम से पता चला कि दरभंगा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 में नीम पोखर के पास एक तालाब को भर दिया गया और तालाब की चौड़ी कर ली गई है। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि तालाब की चौड़ी नहीं बल्कि तालाब का स्वरूप को बदल दिया गया था। इसके बाद समाहर्ता महोदय के न्यायालय से हम लोगों को अंतरिम आदेश मिला है कि 19 दिसंबर 2022 से पूर्व में जो स्थिति थी उसे उसी स्वरूप में लाना है। उस आदेश के अनुपालन के लिए हम लोग स्थल पर आए हैं और जलाशय को पुराने स्वरूप में ला रहे हैं। जी हाँ, मामला यह है कि बहुत सारे हमारे मीडिया के कर्मियों के द्वारा जो साथियों के द्वारा जो दिखाया जा रहा था कि सरकारी तालाब चोरी हो गया, तो ये तालाब चोरी नहीं हुआ, इसका स्वरूप बदलने का कोशिश किया गया था। तो समाहर्ता महोदय के न्यायालय से हम लोग को आदेश प्राप्त हुआ। मेरे साथ अभी अंचलाधिकारी सीओ सदर भी हैं
हम लोग अभी पूर्व का जो डीएम सर का आदेश था कि 19/12/2022 से पूर्व जो स्थिति था उसको बहाल करने का, तो हम लोग उसी के लिए अभी यहाँ पे अभी कार्य प्रगति पे। क्या है सर, स्पॉट पर आपने आया तो क्या देखा और क्या कार्रवाई की जा रही है? यहाँ पे बांस का एक झोपड़ी बना हुआ था, घेराव कर लिया गया था, अच्छा कुछ मिट्टी का भराव कर दिया गया था, तो हम लोग अभी उस स्थिति को बहाल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करेंगे अभी यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग आप देख रहे हैं कि झोपड़ी और जो बाउंड्री करा हुआ था उसको हटा चुके हैं, और जेसीबी से अभी जितना मिट्टी का खुदाई करके हम लोग उसको तालाब के जैसा स्थिति में लाने की कोशिश करें। सर, अगर दोबारा यहाँ अतिक्रमण नहीं हो, इसके लिए क्या करेंगे आप? प्रशासन हम लोग अभी सीओ साहब हैं, मापी कराकर इसका हम लोग ये करा देंगे और बोर्ड लगा देंगे, ताकि आम जनता को भी पता रहेगा कि यहाँ पे ये जमीन बिक्री का नहीं है, ये कुछ नहीं करेंगे। और उसके बावजूद भी कोई करते हैं तो हम लोग जो भी सुसंगत धारा में उन पर कार्रवाई। सर, सरकार का सख्त आदेश है जल जीवन हरियाली को लेकर के कोई पोखर तालाब डबरा नहीं भरा जाएगा, और ये भरा जाता रहा, मीडिया को खबर लग गई, मीडिया ने चलाया, तब प्रशासन की आंख खुली है। प्रशासन ऐसे लोगों पे सख्त नज़र क्यों नहीं रखता है? प्रशासन की सख्त नज़र थी, लेकिन किसी तरह उन लोगों ने कागज़ ऐसा बना लिया था कि उन पर तत्काल कार्रवाई संभव नहीं था। जब समहर्ता महोदय के न्यायालय से जब आदेश पारित हो चुका है, तब उनके आदेश के आलोक में हम लोग यहाँ पे अब कार्रवाई करने के ये स्थिति में आए हैं, और अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, आए दिन शहर में जो है सो छोटे बड़े तालाब को जो भरा जाता है, और अंचल के स्तर से ही प्रक्रिया शुरू होती है, तो नहीं मॉनिटरिंग होने का भी नतीजा है कि इस प्रकार के तालाब और डबरा को भर दिया जाता है, अब बाद में प्रशासन सक्रिय होती है। नहीं तो आम जन से भी अनुरोध रहेगा कि जो जलकर हैं या जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको अपने जैसा ट्रीट करें, क्योंकि ये मतलब आम जनता के लिए लाभ के लिए ये चीज़ है, तो वहाँ पे अतिक्रमण ना करें, और अतिक्रमणकारी को जो कोई चाह रहे हैं कि वहाँ पर अतिक्रमण करे या स्वरूप बदलना चाह रहे हैं, तो किसी भी स्थानीय प्रशासन को आप सूचना दे दें, जो राजस्व। सर, स्थानीय लोगों का कहना रहता है अक्सर जहाँ भी तालाब बिहार में भरे जाते हैं कि लोग प्रशासन से डरते हैं कि प्रशासन के पास खबर जाती है तो जो भरता है उसके पास चली जाती है। इस पोखर को भरने का एक छोटा सा क्लिप 10 सेकंड का वायरल था, जिसमें 20-30 आदमी देखा गया था। इतनी बड़ी रोड है, क्या पुलिस की गश्ती नहीं जारी होगी? नहीं, हम आपको जैसा पहले भी बताएं कि इन्होंने एक कागज़ बनवा लिया था, जिसके ये के कारण जो लीगल ये था कि स्थिति क्लियर नहीं थी कि भूमि किसकी है। तो वो कागज़ जब डीएम सर का आदेश से वो जो राजस्व न्यायालय से जो उन्होंने अपने पक्ष में आदेश ले लिया था, वो उसको निरस्त हो गया, वो स्थगित हो गया है, तभी हम लोग कार्रवाई करने के लिए। तो सर, ऐसा लगता है जमाबंदी हुआ था, क्या उस पर कार्रवाई होगी? अगर ये तालाब था और इसका बंदोबस्ती होता था, तो क्या जो जमाबंदी किया गया था उन पदाधिकारी को चिन्हित किया जाएगा? ये बताइए ना। हम इसके लिए सक्षम नहीं है आपको जवाब देने के लिए। जो सक्षम पदाधिकारी हैं आप उनसे पूछेंगे, क्योंकि मामला जिला से हो रहा है, इसकी जानकारी रहनी चाहिए कि इस प्रकार के जो कार्य है उस पर अंकुश लगना चाहिए। नहीं, बिल्कुल हमारे राजस्व विभाग में ये करके है, लेकिन ये फिशरी डिपार्टमेंट को जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इसको हस्तांतरित किया गया है, और उनके द्वारा जो सूचना अगर समय दिया गया रहता है तो ये चीज़ नहीं हो पाती। इसी प्रकार का एक और तालाब भरा जा रहा है, लेफ्ट से आप लोग को नजर आ रहा है, जमाबंदी कैसे निजी लोगों के हाथ में चली? अब ये जमाबंदी तो मेरे आने से पहले का ही घटना, तो हम इस पर आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, लेकिन जब हम लोग उस लीगल एंगल से बाहर निकल गए कि अब हम लोग यहाँ पे एक्शन ले सके, तब हम लोग अभी यहाँ पे आए। तो लगता है जो पहल उस वक्त हुआ था जमाबंदी वो कहीं न कहीं गलत थी। अब तो डीएम सर का जो अभी तो ये अंतरिम आदेश है, अंतिम आदेश आएगा उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता। नाम मेरा नाम संजीत कुमार हुआ, भूमि सुधार उप समहर्ता सदर दरभंगा। सर, इसी प्रकार का एक और तालाब भरा जा रहा है नाका 1 के पास, क्या कहेंगे सर? नहीं तो उसको देख लेते हैं वो तालाब किस विभाग की है, सरकारी है या नहीं है, क्या है, उसके बाद ही हम आपको कुछ बता पाएंगे, उस पर टिप्पणी करना ठीक रहे। मामला ये था कि बहुत सारे अखबार में और मीडिया के माध्यम से चला कि तालाब का चोरी कर दिया गया है। तालाब चोरी नहीं किया गया, तो उसका स्वरूप को बदलने का कोशिश किया गया था। तो अभी समहर्ता महोदय के न्यायालय से जो हम लोग को अभी अंतरिम आदेश मिला है 19/12/2022 से जो स्थिति है उसको बहाल कर देगा, तो अभी हम लोग इसी के लिए कार्य में लगे। ठंड बढ़ते ही चोरी की घटनाओं में इजाफा हुआ है। चोरों ने दुकान की दीवार को काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है और लाखों के जेवरात को लेकर फरार हो गया है। वहीं तमाम घटना पर दरभंगा पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। दरभंगा जिला में ठंड का समय आते ही चोरी की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। चोरों के द्वारा लगातार अलग अलग जगहों पर चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला दरभंगा जिला के बिरौल थाना क्षेत्र के शिवनगर घाट के
रूपनगर स्थित राहुल ज्वेलर्स की है, जहां चोरों ने दुकान के दीवार को काटकर दुकान में घुसकर इस चोरी की घटना को अंजाम दिया और इस चोरी की घटना में लाखों के जेवर उड़ा ले गए। इस बात की जानकारी दुकान मालिक को तब चली जब दुकान को खोलने पहुंचे, जिसके बाद इसकी सूचना उन्होंने तत्काल पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की पड़ताल में जुट गई है। वहीं राहुल ज्वेलर्स के मालिक राहुल ने बताया कि बीती रात हमारी दुकान के दीवार को काटकर अंदर प्रवेश कर दुकान में चारों ने गेट का ताला सहित तिजोरी का ताला काटकर लाखों के सोने चांदी के आभूषण सहित गले में रखे कुछ नगद राशि को भी चुरा ले गए। वहीं उन्होंने कहा कि वह कल 6 बजे के आसपास दुकान बंद कर निकल गए और जब आज दुकान खोलने के लिए यहां आए तो देखे कि सामान बिखरा पड़ा हुआ है, जिसके बाद इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस आई और मुआयना कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि इससे पहले भी 4 या 5 साल पहले वेंटिलेटर तोड़कर चोर उनकी दुकान में घुस गया था। वहीं बिरौल थाना के अपर थानाध्यक्ष आरती कुमारी ने दरभंगा पुलिस की सोशल मीडिया पेज पर अपना बयान जारी करते हुए बताया कि 3 जनवरी की रात्रि में करीब 3-4 बजे के आसपास रूपनगर स्थित राहुल ज्वेलर्स के दुकान में चोरी की बात बतलाई गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि आवेदन प्राप्त होने के बाद अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। दुकान में जो है देर रात डकैती, मान लीजिए डकैती हो गया, पूरा दीवार काटा हुआ है दुकान के उधर से। फिर दुकान में चारों गेट का ताला तिजोरी का काट दिया है, उसके अंदर भी लॉक तोड़ दिया है जिसमें 15 से 20 लाख का माल था। अच्छा, क्या क्या सामान चोरी हुआ है? सोना का उसमें कील था, टॉपस था, अंगूठी था, जो उसमें ट्रे में लगल था वो सब कुछ था। लगभग चांदी का भी सामान होगा। कितने का पायल था, चेन था, उसमें कितने का पूरा मिला जुला के 15 से 20 लाख का अप्रोक्स होगा। कुछ नगद पैसा भी था, कैश नहीं? नगद उसमें मुश्किल से 1500 लिया होगा, कैश नहीं। आप दुकान कितने बजे बंद करके गए थे रात में? 6-6:30 बजे हम निकल गए यहाँ से। 6-6:30 बजे सुबह निकल जाते। सुबह कितने बजे आप पहुँचे यहाँ? यहाँ पर जब आए हम 8 बजे के लगभग। तो आप यहाँ आए तब चोरी का पता चला या पहले से किसी ने फोन किया? यहाँ पर आए हम, शटर खोले, उसके बाद देखे मेरा सामान छितिर-बितिर पड़ा हुआ था। तब इसकी सूचना आप स्थानीय पुलिस को दिए? पुलिस को, चौकीदार को पहले दिए, चौकीदार को बुलाए, फिर पुलिस को फ़ोन किए तो वो आए, वो अपना सब कुछ मुआयना करके गए हैं। इससे पहले भी आपकी दुकान में एक बार चोरी हुई? हाँ, इससे 4-5 साल पहले एक बार वेंटिलेटर तोड़ के अंदर घुस गया था। तब के क्या कितना नुकसान हुआ था? मेरा टीवी ले गया था, उसमें लगभग 2 किलो चांदी ले गया था जो काउंटर में लगा हुआ था। दिनांक 3/1/24 की रात्रि में करीब 3-4 बजे के आसपास रूपनगर स्थित राहुल ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी की बात बतलाई गई है। अग्रतर जांच की जा रही है। आवेदन प्राप्त होने पर अग्रतर अनुसंधान की जाएगी। जदयू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक इमाम ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की बात कही है। यह छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ विश्वविद्यालय कर रहा है। स्टेट का फॉर्म भरने वाले छात्र छात्राओं का भविष्य बर्बाद करने की बात इन्होंने बताई है। वहीं इन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन सभी लंबित परीक्षा फल घोषित करे। बहुत मुश्किल और हम लोगों के मांगों के बाद 2 जनवरी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, जिसे अब फॉर्म भरने के लिए 5 दिन का समय बढ़ाया गया, जो 7 जनवरी तक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को चाहिए कि तुरंत रिजल्ट जारी करे, जिससे वंचित छात्र छात्राएं अपना फॉर्म भर सके। छात्र नेताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय निर्धारित समय से पहले मार्कशीट नहीं देगा तो कठोर आंदोलन होगा। इस मौके पर जदयू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक इमाम, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र, जदयू पूर्व विश्वविद्यालय अध्यक्ष मुजम्मिल राजा, आज भी छात्र जदयू के कोषाध्यक्ष सद्दाक हुसैन, विश्वविद्यालय प्रवक्ता मोहम्मद जमशेद सफी, साजिद, मोहम्मद कबीर, ललित कुमार, मोहम्मद फैजान, जितेंद्र पासवान सहित विभिन्न स्टेट का फॉर्म भरने वाले छात्र छात्राएं मौजूद थे और सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का छात्र
गोल 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 एक एक पदाधिकारी इतना चक्कर लगवाते हैं। 20-22 के छात्र छात्राओं का अभी तक कॉलेज में मार्कशीट नहीं पहुंचा हुआ था, तो वह विद्यार्थी स्टेट का फॉर्म क्या भरेंगे। 21-23 सत्र वाले का रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। महाविद्यालय में विभाग में जो पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के इंटरनल एग्जाम में फर्स्ट इंटरनल लिया जाता है, सेकंड इंटरनल लिया जाता है, उसके बाद असाइनमेंट जमा करवाया जाता है, उसके बाद जो है एक्सटर्नल एग्जाम देते हैं बच्चे। उसके बावजूद भी अगर विभागाध्यक्ष द्वारा आंतरिक परीक्षा में अब्सेंट किया जाता है तब बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और एग्जाम देने के बावजूद भी लगभग बहुत सारे छात्र छात्राओं को, जिस बच्चे को 480 नंबर आया हो थर्ड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में 453 नंबर आया हो, उस विद्यार्थी को फोर्थ सेमेस्टर में फेल कर दिया गया है, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे इसमें क्या होता है, एवरेजिंग मार्क देकर करके आनन फानन में विश्वविद्यालय के पास कोई तंत्र नहीं रहा। विश्वविद्यालय को लखनऊ से चलाया जा रहा है। मिथिला विश्वविद्यालय का यह स्थिति हो गया है कि एग्जाम देता है बच्चा फिजिक्स का और रिजल्ट आता है उसका केमिस्ट्री का। इस तरीके से जितना भी छात्र छात्राओं को परेशान किया जा रहा है, हम सभी छात्र और छात्र जदयू के तमाम साथियों के साथ विश्वविद्यालय के कुलपति या कुल सचिव महोदय आपको बता देना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय या कॉलेज तभी चलेगा जब विद्यार्थी रहेगा। छात्रों को परेशान करना बंद करिए। आप लोग बहुत परेशान कर चुके हैं। एक एक बच्चा एक एक आवेदन विश्वविद्यालय में 10-10 बार जमा कर दिया है और आप लोगों की कहीं ना कहीं मिली भगत है। मिथिला विश्वविद्यालय को दलालों का अड्डा बना करके रख दिए हैं कुलपति महोदय। इसमें सबसे बड़े दोषी सिर्फ और सिर्फ आप हैं। इसलिए आप हैं कि अगर आज छात्र छात्राओं का काम हो जाता एक आवेदन जमा करने से, तो दलालों का सामना करना नहीं पड़ता। कुलपति महोदय, सभी छात्र छात्राओं का जो समस्या है उसका अविलंब निदान करिए, और नहीं निदान करिएगा तो हम लोग शांति पूर्वक से नहीं, चरमबंद आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। और इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ मिथिला विश्वविद्यालय का कुलपति और कुल सचिव होगा। मोहम्मद मुजम्मिल रजा, छात्र जदयू, मिथिला विश्वविद्यालय। आज विश्वविद्यालय में सैकड़ों छात्रों का जो है परीक्षा परिणाम वंचित है। खास करके अभी स्टेट का बहुत सारे छात्र छात्राओं को फॉर्म भरना है और बहुत सारे छात्र छात्राओं ने हमसे कहा कि देखिए 2 तारीख तक जो है फॉर्म भरने का डेट था, लेकिन हम लोगों ने भी मांग किया था और विभिन्न लोगों ने मांग करने पर सरकार ने उसको जो है 7 जनवरी तक का जो है मौका दिया है। उसके बावजूद पीजी 4th सेमेस्टर का रिजल्ट जो है पूरी तरीके से नहीं प्रकाशित हो पाया है। बहुत सारे छात्रों का इंटरनल मामला जो है, इंटरनल मार्क्स जो है नहीं भेजा महाविद्यालय और विभागाध्यक्ष ने, जिसके वजह से उनका जो है परीक्षा फल लंबित है। और विशेषकर जो पहले के छात्र हैं जिनको बैक लगा हुआ है 22-24 का, उनका फर्स्ट सेमेस्टर का जो है रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है, जिसके कारण वो लोग स्टेट का परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित है। इसलिए हम विश्वविद्यालय से मांग करते हैं, और अभी पीजी में नामांकन चल रहा है। विश्वविद्यालय को अभी तक ये नहीं पता है कि हमारे किस महाविद्यालय में कितना सीट है, किस विभाग में कितना सीट है। अगर कोई विभाग जाता है तो उसको जो है विश्वविद्यालय भेजा जाता है, विश्वविद्यालय जाता है तो उसको महाविद्यालय भेजा जाता है। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है और अराजकता की, ये बहुत ही निंदनीय है। इसलिए हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हैं कि स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको समय पर 5 जनवरी से पहले उनका जो भी परीक्षा फल लंबित है उनको प्रकाशित किया जाए। चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का 22-24 का रिजल्ट जो है नहीं दिया गया है वो हो, चाहे उनका पहले का भी जो भी लंबित परीक्षा रिजल्ट है उसको प्रकाशित किया जाए, और तमाम महाविद्यालय विश्वविद्यालय के विभागों से स्पष्टीकरण के साथ सीट का ब्यौरा लिया जाए। सीट कैसे घटाया गया, पीजी में कैसे बढ़ाया गया, इसका भी सभी छात्र छात्राओं को जो है इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि
बिहार में और खास करके मिथिला में, मिथिला विश्वविद्यालय में गरीब के बच्चा पढ़ते हैं, रिक्शा चालक के बच्चा पढ़ते हैं, जो लोग भूजा बेचते हैं उनके बच्चा पढ़ते हैं, जो लोग ठेला चलाते हैं उनके बच्चा पढ़ते हैं। तो इन लोगों की सोची समझी साजिश है कि यहाँ का गरीब का बच्चा, जो जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, जो महानगरों में जाकर पढ़ नहीं सके, उनके लिए जो व्यवस्था सरकार ने कराई है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के माध्यम से पढ़ने की, उसमें वो पढ़ न सके, अपनी हिस्सेदारी नहीं ले सके। यह विश्वविद्यालय के जो विश्वविद्यालय प्रशासन है कहीं न कहीं गरीब विरोधी है और उच्च स्तरीय शिक्षा देने में जो है नाकाम है और लोगों से अनाप शनाप रूप से जो है पैसा का मांग करती है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 के तहत बेनीपुर विधानसभा में मट्ठाराही से रासबाड़ी वाया बेलही सड़क का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि 4,70,708 रुपए की लागत से बेनीपुर विधानसभा के बहेड़ी प्रखंड अंतर्गत 5.397 किलोमीटर लंबे सड़क का निर्माण कार्य होगा। उन्होंने बहेड़ी प्रखंड अंतर्गत मट्ठाराही चौक और बेलही ग्राम में जनसभा को भी संबोधित किया। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने कहा कि सड़क के बन जाने से बहेड़ी प्रखंड के दर्जनों गांव और कई पंचायत के लाखों की आबादी को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी और प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचने में सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि यह सड़क सघन आबादी होकर गुजरती है और सड़क की जर्जर स्थिति होने के कारण लोगों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र के लोगों द्वारा इस सड़क को बनाए जाने की मांग वर्षों से की जा रही थी, जो मोदी सरकार के कार्यकाल में पूरा हो रहा है, जिससे आम लोगों में काफी हर्षा व्याप्त है। उन्होंने कहा कि इस सड़क निर्माण के बाद ग्रामीण क्षेत्र की प्रगति और अधिक तीव्र होगी और आर्थिक विकास के साथ आम लोगों के जीवन में खुशहाली भी आएगी। इस दौरान मंडल अध्यक्ष महेश प्रसाद सिंह, जिला उपाध्यक्ष सरिता देवी, संजय कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह, विनय पासवान, मुनिंद्र यादव, पिंटू झा, माधव चौधरी, राम कुमार ठाकुर, नंद किशोर सिंह सहित कई कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या से आए हुए पूजित अक्षत वितरण अभियान के तहत दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने बहेड़ी प्रखंड अंतर्गत मट्ठाराही ग्राम में विभिन्न घरों में जाकर अक्षत निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके उपरांत भगवान श्री राम के दर्शन के लिए लोगों को आमंत्रित किया गया। इस दौरान सांसद ने 22 जनवरी को भगवान राम के भव्य मंदिर में विराजमान होने के पावन अवसर पर अपने अपने घरों में श्री राम ज्योति जलाकर दिवाली के रूप में मनाने की लोगों से अपील की। वहीं सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने मट्ठाराही ग्राम उज्ज्वला योजना लाभार्थियों के बीच गैस वितरण किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा 9 करोड़ से अधिक परिवारों को उज्ज्वला योजना का लाभ दिया गया है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के साथ प्रदूषण मुक्त भविष्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्पित है।